Hello students. So today we are discussing about the loss and grief. So what is loss and what is grief? Okay, loss and grief में क्या होता है? जो पर्सन है किसे लॉस कहते हैं और किसे ग्रीफ कहते हैं. सो ये सारी चीजें जो है लॉस के कितने टाइप्स होते हैं, ग्रीफ्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. Okay, so first is loss. So what it means कि loss क्या है? The fact or process of losing something or someone. Okay, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से लॉस क्या है कि एक प्रक्रिया है कि कुछ भी छूट जाना, या तो कोई भी चीज है, समथिंग और समवन, कि कोई पर्सन है या तो कोई चीज है जिसका छूट जाना, कि जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, उसे हम लॉस बोलते हैं. और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि लॉस कैन बी डिफाइंड एज द अनडिजायर्ड चेंज और रिमूवल ऑफ अ वैल्यूड ऑब्जेक्ट, पर्सन और अ सिचुएशन. ओके, कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, इस तरीके का चेंज जो हमारी जो लाइफ है उसमें आता है, कि वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है, पर्सन का होता है, या तो सिचुएशन का होता है. ओके, उसे हम लॉस बोल सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज अनरिकवरेबल and usually unanticipated and non-recurring removal of or decrease in an asset or resources. मतलब क्या है कि जो भी अनरिकवरेबल, कि जो लॉस हुआ है, कि जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें, या तो अनएंटिसिपेटेड, ओके, जो कभी भी वापस नहीं आ सकती, एंड नॉन रिकरिंग रिमूवल और डिक्रीज इन एसेट और रिसोर्स, कि वो कभी भी वो चीज या तो वो पर्सन जो है वो कभी भी वापस, वो सिचुएशन वो हमारी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ सकती, कि उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो चीज को हम बोलेंगे लॉस. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉस. तो कितने टाइप्स है? तो जनरली दो टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट इज एक्चुअल लॉस एंड सेकंड इज परसीव्ड लॉस. एक्चुअल लॉस में क्या होता है कि एक्चुअल लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एज वेल एज द पर्सन सस्टेनिंग द लॉस. ओके, मतलब क्या एक्चुअल लॉस मतलब कि एक ऐसा होता है कि कोई भी, मान लो कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा, कि वो एक्चुअल अदर्स जो है उसे एक देख सकते हैं. ओके, अदर्स जो दूसरे पीपल्स है वो भी उसे फील कर सकते हैं. एंड परसिव्ड लॉस में क्या होगा कि परसिव्ड लॉस, सेंस ऑफ लॉस फेल्ट बाय द इंडिविजुअल बट नॉट टेंगिबल टू अदर्स. ओके, मतलब इसका सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी पेशेंट है, तो पेशेंट का मान लो अगर एम्पुटेशन हुआ है, तो एम्पुटेशन में क्या होगा कि जो पर्सन है उसे खुद ही फील आएगा. ओके, कि मान लो उसका लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ है, तो वो लोअर लिम्ब जो है, जिस जो एम्पुटेड हुआ है, वो लोअर लिम्ब वापस से कभी नहीं आ सकता है, वापस से हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं. तो उसका जो पेन है, उसका जो भी लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन है उसे ही फील होगा. ओके, सेंस ऑफ लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहेगा. ओके, वो उसे दूसरे लोग जो है उसे रिकवर नहीं कर सकते, और दूसरे लोग उसे फील भी नहीं कर सकते. Next is grief. So what it means grief? So grief is the physical, psychological and spiritual response to a loss. Okay, loss जो है, जो सॉरी ग्रीफ जो है वो क्या है कि एक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द लॉस. ओके, ग्रीफ जो है, ग्रीफ की एक प्रोसेस होती है कि कोई भी, मान लो कोई भी पर्सन है जो अब कोई भी लव्ड वन पर्सन है, तो अगर मान लो उसको कोई भी इंजरी हुई है, या तो
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपके माइंड में एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स आएगा। ओके, कि आप उसे खोने से डरते हो, कि वो लॉस से आप डरते हो। ओके, वो प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीफ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रीफ। टाइप्स ऑफ ग्रीफ मतलब क्या है कि फर्स्ट इज नॉर्मल ग्रीफ। कि नॉर्मल ग्रीफ में क्या होता है कि मान लो आपको, आपकी कोई भी बेबी है, अगर उसका खिलौना टूट गया है, तो वो क्या करेगा, उसके उसकी जो ग्रीफ है उसमें क्या आएगा, क्राइंग होगा, सोरो होगा एंड एंगर होगा। ओके, ये तीन चीजें वो करता है नॉर्मली, जो नॉर्मल ग्रीफ होती है उसमें। सेकेंड इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ, प्रोसेस ऑफ डैशनिंग टू लेटिंग गो दैट अकर्स बिफोर एन एक्चुअल लॉस ऑफ डेथ हैज अकर्ड। मतलब क्या है एंटिसिपेटरी, कि जो भी पर्सन है, कि मान लो पर्सन अब ज्यादा देर नहीं है, पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई है, तो जो भी उसके डॉक्टर्स है, जो भी उसके लव्ड वंस है, जो भी उसके रिलेटिव्स है, वो लोग उसे, जो भी उसे चाहिए, वो सारे बंधनों में से उसे छोड़ देंगे। ओके, कि उसको उसकी जिंदगी जो है, उसकी लाइफ जो है, हम उसे अच्छे से बिताने देते हैं। ओके, जितने भी उसकी लाइफ के जितने भी बच्चे हैं, वो सारे वो अपने हिसाब से जी सकता है। देन वो होता है एंटिसिपेटरी ग्रीफ। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। मतलब क्या है कि डिफिकल्टी इन प्रोग्रेसिंग थ्रू नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग। ओके, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि ग्रीफ के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, कि जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग की, नॉर्मल प्रोसेस जो होती है ग्रीविंग की, ग्रीविंग ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं। ओके, उसमें भी बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है, कि वो सारे लॉस से और जो भी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से जो है, उनसे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिलेड ग्रीफ। डिलेड ग्रीफ मतलब क्या है कि डिलेड ग्रीफ इज when reactions and emotions in response to a death are postponed until a later time। मतलब क्या है कि डिले का मतलब ये होता है कि उसे पीछे कर देना। ओके, उसे पोस्टपोन कर देना, कि जो भी इमोशंस एंड रिएक्शंस जो होते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है टू अ डेथ। ओके, कि डेथ के टाइम पे जो भी पर्सन्स के इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस और रिस्पॉन्स जो होता है, उसे वो पोस्टपोन कर देते हैं। ओके, कुछ टाइम के लिए वो पोस्टपोन कर दे और बाद में अपना जो ग्रीविंग प्रोसेस है उसे वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉस एंड ग्रीफ। कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है कि जिस जो लॉस एंड ग्रीफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, कि मान लो कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स अगर वो छोटी, उसकी एज अगर छोटी है, कम उम्र में ही अगर किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। कि उसका जो मानसिक संतुलन जो है, साइकोलॉजिकल, जो मेंटली स्टेबल पर्सन होता है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कि मान लो कोई भी फैमिली है, उसमें अगर कोई पर्सन है कि जो अकेला कमाने वाला होता है, तो अगर वो ही नहीं रहेगा, तो उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिक्रीज हो सकती है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है, उसकी फैमिली को। देन पर्सनल रिलेशनशिप्स। कि मान लो आपका कोई लव्ड वन अगर चला गया है, तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है, मान लो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका रिलेटिव होता है, बहुत आपके नज़दीक का होता है, तो वहाँ पर हमारी पर्सनल रिलेशनशिप जो है उसे भी इन्फ्लुएंस होता है। नेचर ऑफ लॉस। नेचर ऑफ लॉस मतलब क्या है कि जो लॉस की टोटली प्रोसेस है वो यहाँ पे अफेक्ट करती है। देन अमाउंट ऑफ सपोर्ट फॉर बिरेव्ड। ओके, मतलब क्या है कि जो भी बेरेवमेंट मतलब क्या है कि जो
पर्सन है वो अभी बहुत नाजुक कंडीशन से गुजर रहा है, कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हमें उसे सपोर्ट करना है। कि वो सपोर्ट अगर उसे नहीं मिलता है तो भी उसकी जो कंडीशन है, कि जो ग्रीफ एंड लॉस की जो कंडीशन है उसमें डेफिनेटली इन्फ्लुएंसिंग होगा, कि वो कंडीशन है वो इंक्रीज हो सकती है, और उसकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग होता है उसमें भी वो अफेक्टेड हो सकती है। देन कल्चर एंड एथनिसिटी, मतलब क्या है कल्चर, कि जो भी अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग तरीके की जो रीति रिवाज होते हैं, उसी वो भी ये इसमें फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ स्पिरिचुअल बिलीफ्स। स्पिरिचुअल बिलीफ्स भी लोगों की अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से भी बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि जो पर्सन जो है उसे फॉलो करने पड़ते हैं, और उसी की वजह से उसकी जो एक लॉस एंड ग्रीफ की प्रोसेस है उसमें ये फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ओके, तो फर्स्ट स्टेज इज डिनायल एंड आइसोलेशन। डिनायल एंड आइसोलेशन का मतलब क्या है, कि सबसे पहले कोई भी लव्ड वन अगर उसकी डेथ हो गई है, तो सबसे पहला एज ए ह्यूमन हमारा पहला रिएक्शन ये होगा कि ये नहीं हो सकता है। ओके, ये हमारा पहला रिएक्शन होता है। तो द फर्स्ट रिएक्शन टू लर्निंग ऑफ टर्मिनल इलनेस और डेथ ऑफ अ cherished loved one is to deny द रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन। ओके, वो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करने के लिए एबल नहीं है। ओके, इसका मतलब यही है कि कोई भी जो एक हमारा रिएक्शन होता है टूवर्ड द डेथ, कि जो हमारा लव्ड वन चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो ये सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे में जो हिम्मत होनी चाहिए वो नहीं होती है। और ये जो स्टेजेस है वो जनरली सभी ह्यूमन बींग्स जो है उसमें होते ही है। सो इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू रेशनलाइज ओवरवेलमिंग इमोशंस। ओके, कि ये हमारे एक नॉर्मल इमोशंस है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन है टूवर्ड द डेथ, या तो टूवर्ड द कोई भी जो ग्रीफ की प्रोसेस होती है, कि लॉस जो होता है या तो ग्रीफ डेथ होता है, कुछ भी होता है, तो ये हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है, कि हमारी वो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। then it is a defense mechanism that buffers the immediate shock, कि ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, कि हम हमारी खुद के माइंड को ही एक डिफेंस करते हैं, कि ये सिचुएशन जो है वो राइज नहीं हो सकती, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से जो सिचुएशन है ये हमारे माइंड को एक डिफेंस करती है, कि इसकी वजह से जो शॉक होता है, कि हमें ऐसे झटका लगता है, कि शौक लगता है, कि ये जो सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन कैसे हो गई। ओके, वी ब्लॉक आउट द वर्ड्स एंड हाइड फ्रॉम द फैक्ट्स। ओके, जो वर्ड्स है वो भी हम मानने को तैयार नहीं होते, और जो फैक्ट है वो भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं। इज इट दिस इज द टेम्पररी रिस्पॉन्स दैट कैरीज अस थ्रू द फर्स्ट वेव ऑफ पेन। ओके, ये इसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट वेव पेन जो होता है, कि किसी के जाने से जो दिल में पेन होता है, वो इसका फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट इज एंगर, कि डिनायल एंड आइसोलेशन के बाद दूसरा स्टेज होता है एंगर, कि जब भी सो सेकंड स्टेज इज एंगर। सो एंगर में क्या होगा, कि जो दूसरा स्टेज होता है, कि जिसमें जो पर्सन है वो जनरली एंगरनेस दिखाता है आफ्टर डिनायल एंड आइसोलेशन। सबसे पहला स्टेप होगा कि जो पर्सन है वो एक्सेप्ट जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, बाद में उसे वहीं पर जो डिनायल की उसके बाद का जो स्टेज होगा, कि as the making effect of denial and isolation being aware reality and its pain re-emerge, we are not
रेडी, कि इसके लिए हम रेडी नहीं थे। जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके लिए हम रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कंडीशन अराइज हुई, और उसकी वजह से जो एंगरनेस एक होता है कि जो पेन हुआ है उसे हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उसी की वजह से जो एंगर है वो अराइज होता है। The intense emotion is deflected from the vulnerable core and redirected and expressed instead as anger. ओके, जो पेन हुआ है अंदर, जो हमारा एक इमोशन अराइज हुआ है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, तो वहां पर वो जो रीडायरेक्टेड होगा और एक्सप्रेस इंस्टेड एज अ एंगर, की एंगर के रूप में वो जो इमोशन है वो अराइज होता है, और हमारे माइंड से जो एंगर है वो रिलीज हो जाता है। द एंगर में बी एम एट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स और फैमिली, कि ये जो एंगर होता है वो जनरली किसी पे भी हो सकता है, कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसके ऊपर भी निकल सकता है, जो स्ट्रेंजर्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, उनके ऊपर भी हो सकता है। देन एंगर में बी डायरेक्टेड अवर डाइंग और डिक्रीज लव्ड वन, रेशनली वी नो द पर्सन इज नॉट बी ब्लेम, जो जो भी सिचुएशन अराइज हुई है उसकी सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ लॉस हुआ है उसके लिए हम किसी भी पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बार्गेनिंग। So third stage is bargaining. The normal reaction to feeling of helplessness and vulnerability is often a need to regain control. Okay, मतलब क्या है कि बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब है कि हम ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है, इस तरीके की जो हम बातें करते हैं, कि हम ऐसी फील करते हैं कि हेल्पलेसनेस, कि हमारा कोई भी नहीं है, हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ओके, इस तरीके का जो हमारे मुंह से जो ऐसी बातें निकलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बार्गेनिंग। ओके, ये भी एक ग्रीफ का स्टेजेस ही होते हैं, कि जो भी पर्सन है, जैसे कि कोई किसी का लव्ड वन चला गया है तो वो भगवान के साथ ऐसी बातें करता है कि आपने उसे क्यों मार दिया, आपने उसे, अब हमारा कौन रहेगा, इस तरीके की जो बातें होती है, ओके, वो इसमें होती है, कि उसे हम बोलते हैं बार्गेनिंग। ओके, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि सभी जो ह्यूमन पीपल्स है उसमें ये रिएक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है। इफ ओनली वी हैड sought मेडिकल अटेंशन सूनर, जो भी पर्सन है वो, जो उसके जो पर्सन की डेथ हुई है तो उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पे ये नहीं मानेंगे। ओके, जो भी मेडिकल अटेंशन जो देता होगा, जो मेडिकल प्रोफेशनल में होगा, वो ही उसकी बात ही जो लोग है वो फैमिली मेंबर्स है वो सुनते हैं। इफ ओनली वी गोट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर डॉक्टर, अगर उससे भी हमारी ऐसी बातें होती है, ओके, कि उससे जो एक इंसान ने अगर बोल दिया तो वो कभी मानते ही नहीं है, कि ये कंडीशन मानने के लिए हमारा माइंड जो है और हमारा दिल जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरे डॉक्टर्स या तो दूसरे कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, हम उसके पास जाते हैं और उनसे जो बार्गेनिंग करते हैं कि आप प्लीज हमारे ये जो है उनको आप बचा लीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ऐसे सारे वर्ड्स जो है वो बोलते हैं, एंड अपने हिसाब से जो बार्गेनिंग है वो करते हैं। इफ ओनली वी हैड ट्राइड टू बी बेटर पर्सन टूवर्ड देम, कि हम क्या करते हैं कि जो पहला पर्सन था कि जिसने हमें ये सब कुछ बताया था और जो मेडिकल अटेंशन दिया था, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे और ट्राई करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन जो है, कि हम दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप प्लीज जो हमारी सिचुएशन है उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। ओके, if secretly we may make a deal with God, our higher power, in an attempt to postpone the
inevitable, this is a weaker line of defense to protect us from a painful reality. मतलब क्या है कि जो भी इसके बाद हम क्या करते हैं कि गॉड के साथ, भगवान के साथ हम कुछ तरह की डील करते हैं कि जिसके थ्रू हम कोई भी ऐसी अपनी लव्ड वन चीज है उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। भगवान के साथ हम इस तरीके की डील करते हैं कि अगर आपने मेरी ये विश पूरी कर दी तो मैं आपके लिए ये करूंगी, मैं आपके लिए वो करूंगी। इस तरीके से हम अपनी ही वीकर लाइन को डिफेंस करते हैं, जो हमारी सिचुएशन है उसकी लिए हम डिफेंस करते हैं और अपनी जो पेनफुल रियलिटी है उससे थोड़ा हमें एक जो पोस्टपोन हुआ है कि उसे आप पोस्टपोन कर दीजिए। ओके, इस तरीके की बातें जो है वो हम करने लगते हैं। नेक्स्ट इज डिप्रेशन की फोर्थ स्टेज जो होता है वो डिप्रेशन का होता है कि टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशन आर एसोसिएटेड विथ मोर्निंग। तो दो तरीके के डिप्रेशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। The first one is the reaction to practical implications relating to a loss. Okay, कि जो practical implications जो है कि जो लॉस हुआ है वो प्रैक्टिकल है। सैडनेस और रिग्रेट प्रीडोमिनेट दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन कि जो हुआ है वो आपके सामने कि एक्चुअल जो भी है वो रिएक्शन होगा कि सैडनेस जो है या तो रिग्रेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये डिप्रेशन में। एंड दिस फेज में बी eased by simple clarification and reassurance. We may need a bit of helpful cooperation and a new few kind of वर्ड्स। ओके, कि फर्स्ट टाइप का जो डिप्रेशन है कि जिसमें क्या होगा कि हमें थोड़ा बहुत ऐसी सहानुभूति मिल जाती है, क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, रीअश्योरेंस मिल जाता है और थोड़ा बहुत हमें कोऑपरेशन मिल जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट टाइप का डिप्रेशन जो है उसमें हमें रिलीफ मिल जाती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ डिप्रेशन मोर स्टेबल, subtle, and in a sense perhaps more private. It is a quiet preparation to separate and to bid our loved one farewell. मतलब क्या है कि ये जो सेकंड टाइप का जो डिप्रेशन है कि जिसमें क्या होगा कि वो अपनी सेंस जो है वो किसी से कुछ भी बात भी नहीं करेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसकी कौन कौन से उसके माइंड में विचार आ रहे हैं, वो किसी के साथ बात नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा और अपने जो भी लव्ड वंस है उनसे एक दूरियां बना लेगा। ओके, उनसे सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये दो टाइप के डिप्रेशन जो है वो जनरली होते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि रीचिंग दिस फेज ऑफ मॉर्निंग इज अ गिफ्ट नॉट अफोर्डेड टू एवरीवन। कि एक्सेप्टेंस जो है कि ये सारे स्टेजेस में से पास होने के बाद अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि जो सिचुएशन अराइज हुई है उससे आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते कि जो एवरीवन की जो भी पीपल्स है कि ये स्टेज तक बहुत ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाते कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वहां से उनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, डेथ में बी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड और वी मे नेवर सी बियॉन्ड our anger or denial. It is not necessarily a mark bravely to resist the inevitable and deny ourselves the opportunity to make our peace. ओके, जो डेथ होती है, डेथ की कंडीशन जो होती है कि वो अनएक्सपेक्टेड होती है और सडन होती है कि हमें भी पता नहीं चलता है। ओके, तो उसके अगेंस्ट में जो एंगर एंड जो डिनायल का स्टेज है वो जनरली होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी में रहे। ओके, उस वो कंडीशन वो सिचुएशन को हमें रेसिस्ट करनी है और जो हमारी सेल्फ हमारी खुद की सेल्फ है उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि हम एक शांति से सोचे और पूरी सिचुएशन जो है उसे हम एक्सेप्ट
करे। ओके, दिस फेज मार्क्ड बाय अ विड्रॉल एंड काम, दिस इज नॉट अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस एंड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिप्रेशन। ओके, मतलब क्या है कि ये एक्सेप्टेंस जो है कि उससे उससे क्या होगा कि इस फेज में जो विड्रॉल होता है, उस विड्रॉल होता है और एक कामनेस मिलती है, जो मन को एक थोड़ी सी शांति मिलती है कि जो भी हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, ये सिचुएशन जो है उसे हमें एक्सेप्ट करनी ही है। ओके, लेकिन ये पीरियड जो है, ये जो फेज है वो हैप्पीनेस का नहीं होता है। ओके, लेकिन इस फेज में थोड़े बहुत अपसेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सिम्टम, जो तो ये सारे थे 5 स्टेजेस। ओके, सबसे पहला था डिनायल एंड आइसोलेशन, सेकंड वन इज एंगर, थर्ड वन इज बार्गेनिंग, फोर्थ वन इज डिप्रेशन एंड fifth one is acceptance. Okay, so next is common symptoms of loss and grief. So मतलब कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि जो लॉस एंड ग्रीफ में अराइज होते हैं। तो पहला से शॉक एंड डिसबिलीफ। ओके, मतलब क्या है कि पेशेंट जो पर्सन है कि उसे शॉक लगता है कि एकदम से उसको उसके माइंड ऐसा बिहेव करने लगता है। ओके, कि नहीं ये नहीं हो सकता है। और डिसबिलीफ मतलब कि उसका माइंड जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट इज सैडनेस। सैडनेस भी होता है कि एक उदासी हो जाती है कि हमारी लाइफ में से जो हमारे बहुत सारे ऐसे पल जो थे, हमारी लाइफ की बहुत सारी ऐसी यादें जो थी वो हमारे साथ नहीं है। देन गिल्ट भी होता है कि जो पर्सन है कि मान लो किसी की डेथ हुई है, तो उसमें हमें गिल्ट भी होगा कि काश हम उसे बचा पाते, हमने ऐसा क्या किया कि हम उसे नहीं बचा पाए। एक तरीके की गिल्ट जो है वो हमारे माइंड में रह जाती है। देन एंगर। एंगर मतलब कि हमें अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि क्यों हम उसे नहीं बचा पाए। इस तरीके का जो एंगरनेस है कि जो हम फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी निकालते हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी जो एंगर है उसे हम निकाल देते हैं। देन फियर। फियर मतलब कि जो हेल्पलेसनेस होती है हमारे में, जो ह्यूमन पीपल्स है उसमें एक फियर भी प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से जो लॉस एंड ग्रीफ के स्टेजेस है कि डिप्रेशन वगैरह है वो अराइज होते हैं। एंड फिजिकल सिम्टम्स की जिसकी वजह से जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कि फीवर है वगैरह क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज मेजर टास्क ऑफ ग्रीफ प्रोसेस, कि मेजर टास्क कौन सा होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अ लॉस। ओके, कि सबसे बड़ा टास्क होता है हमारा कि जो लॉस हुआ है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द पेन। ओके, जो पेन हुआ है हमारी बॉडी में, पेन मतलब कि किसी ने सुई चुभाई और वो वाला पेन नहीं, जिसकी ग्रीफ की वजह से, लॉस की वजह से जो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे दिल में जो पेन हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या है वो उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। देन एडेप्टेशन ऑफ लाइफ आफ्टर द लॉस एंड ग्रीफ, मतलब कि जो हमें अडेप्ट करना है आफ्टर लॉस एंड ग्रीफ, कि हमारी जो लाइफ पहले थी वैसी ही लाइफ हमें आगे जीनी है। और बहुत सारे ऐसे वर्क जो है हमारी खुद की लाइफ में भी हमें करने हैं। ओके, उसको एक्सेप्ट करना है। देन कल्टीवेशन ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज। ओके, कल्टीवेशन मतलब क्या है कि हमें अपनी नई रिलेशनशिप है उसे बिल्ड करनी है एंड नई नई एक्टिविटीज जो है उसे भी रीगेन करना है। नेक्स्ट इज डेथ एंड डाइंग। डेथ एंड डाइंग मतलब क्या है कि कोपिंग विथ अ डेथ वंस ओन और लव्ड वन is considered to ultimate challenge. Okay, the idea of death is threatening and anxiety provoking to many people. Okay, coping with death मतलब कि once जो भी किसी के जो भी पर्सन है उसका कोई लव्ड वन है
कि वो अब डेथ हो गया है, कि जिसकी फिजिकल कोई भी मूवमेंट नहीं है, या तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो नहीं है, उसके जो भी एक्टिविटीज है वो अब नहीं है, तो वो एक अल्टीमेट चैलेंज होता है। ओके, कि डेथ का आइडिया क्या है कि थ्रेटनिंग एंड एंजाइटी प्रोवोकिंग टू मैनी पीपल, कि ये सुन के ही कई सारे पीपल जो है उसमें एक एंजाइटी जो है वो प्रेजेंट देखने को मिलती है। देन कुबलर एंड रोज स्टेटेड, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेथ की डेफिनेशन क्या दी है कि the key to the question of death unlocks the door of life. For those who seek understand it, death is highly creative force, कि एक हाईली क्रिएटिव फोर्स है कि जिसके थ्रू जो लाइफ के डोर्स है वो अनलॉक होते हैं फॉर द डेथ। ओके, और इसकी वजह से जो पर्सन है कि जिसकी डेथ होने वाली है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है कि डेथ इज अ हाईली क्रिएटिव फोर्स, कि वो मुझे अपनी तरफ ही खींच रहा है। ओके, कॉमन फियर्स ऑफ डाइंग पीपल आर fear to the unknown, pain, suffering, loneliness, loss of the body and loss of personal कंट्रोल। ओके, कि जो कॉमन फियर होता है कि डेथ के थ्रू, उसमें क्या होता है कि एक अननोन पेन, एक अजीब सा पेन होता है हमारी बॉडी में, सफरिंग होता है, लोनलीनेस फील होने लगती है, लॉस ऑफ बॉडी होता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी चल नहीं रहा है, एंड जो हमारा खुद के ऊपर से कंट्रोल होता है वो भी चला जाता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डाइंग। ओके, डाइंग के स्टेजेस कौन कौन से हैं कि व्हेन समवन इज टोल्ड they are going to die and have only a short time to live, there are 5 basic stages they go through. ओके, कि कोई भी आपको आके बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और अभी मेरी थोड़ी सी ही लाइफ बाकी है, तो उसकी जनरली 5 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट इज डिनायल एंड आइसोलेशन, जैसे हमने पहले देखा वैसे ही डिनायल एंड आइसोलेशन। सेकेंड इज एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये 5 स्टेजेस जो है वो ग्रीफ के भी हैं, और 5 स्टेजेस जो है वो डाइंग के भी होते हैं। सो ये था हमारे टोटल लेक्चर का एक समरी। ओके, कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने लॉस पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े, देन ग्रीफ, उसके स्टेजेस, उसके सिम्टम्स, फैक्टर्स, इम्पोर्टेंट टास्क एंड डाइंग, डाइंग के स्टेजेस। तो ये पूरा लेक्चर जो है वो लॉस एंड ग्रीफ का था। एंड ये जो क्वेश्चंस है कि जो आपकी एग्जाम जो है उसमें पूछे जा सकते हैं, ये जो स्टेजेस ऑफ ये ग्रीफ एंड लॉस एंड ग्रीफ का जो टॉपिक है वो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। ओके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, तो आपको गो थ्रू हो जाना है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।